हेलो भाई। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स के टॉप 103 क्वेश्चन है, 100 ही मान के चलते हैं। सारे क्वेश्चन लेटेस्ट एडिक्यूटी द्वारा पूछे गए हैं। तो बहुत मेहनत से क्वेश्चन ढूंढे हैं, तो आप जरा देख लीजिएगा अगर आपका मन हो तो, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति की व्यक्तत्व 1991 का मुख्य फोकस क्या था? तो ये इसके दो कथन दे रखे हैं। नियंत्रण और नियमों को कम करके विदेशी निवेश को अनुमति देना, निजी क्षेत्र की बीमार इकाइयों के लिए निकास नीति एग्जिट पॉलिसी। तो ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। 1991 की औद्योगिक नीति के उद्देश्य उदारीकरण लिबरलाइजेशन था। इसमें विदेशी निवेश को बढ़ावा देना था, निजी क्षेत्र की बीमार इकाइयों को बंद करने की सुविधा देना था। नेक्स्ट है, एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था के सभी फर्मों का सकल मूल्यवर्धन ग्रोस वैल्यू एडिड के योग क्या क्या कहते हैं? मतलब कि क्या कह रहे हैं, एक साल में जो अर्थव्यवस्था है सभी फर्मों का सकल मूल्यवर्धन ग्रोस वैल्यू एड के योग को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी क्या होती है? सभी क्षेत्रों के सकल मूल्यवर्धन का योग कर जोड़कर सब्सिडी सब्सिडी को घटाकर हम जीडीपी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विशिष्ट अर्थशास्त्र में मांग फलन के ग्राफ को क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है मांग वक्र। मांग और कीमत के संबंध में ग्राफ दिखाने को उसे मांग वक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय की योजना के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे केसी पंत। नेक्स्ट है, व्यापार नीति उपकरणों में गैर शुल्क नॉन टैरिफ उपाय कौन से हैं? एंटी डोपिंग उपाय, व्यापार के लिए तकनीकी बाधाएं। तो दोनों सही है, एंटी डोपिंग उपाय भी सही है और व्यापार के लिए तकनीकी बाधाएं भी। नेक्स्ट है, गैर शुल्क उपायों में कोटा, तकनीकी मानक, एंटी डोपिंग शुल्क आदि आते हैं। नेक्स्ट है, पीएसयू में सरकार के शेयर बचाने से प्राप्त राशि किस में आती है? पीएसयू में सरकार के शेयर बचाने नहीं, बेचने से प्राप्त राशि किस में आती है? वो आती है पूंजी प्राप्ति में। सरकारी संपत्ति बिक्री पूंजी प्राप्ति में आती है। नेक्स्ट, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड एफआईपीबी की स्थापना किस औद्योगिक नीति से हुई? तो ये हुई 1991 में। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड एफआईपीबी की स्थापना जो हुई है 1991 की नीति से हुई थी। नेक्स्ट, सामाजिक सुरक्षा संहिता कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी किसे कवर करती है? तो ये करती है संगठित एवं असंगठित क्षेत्र। कोड ऑफ सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा संहिता ये करती है संगठित और असंगठित क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 9, प्रगतिशील कर प्रणाली में क्या होता है? प्रगतिशील कर प्रणाली में होता है आय बढ़ने पर कर दर बढ़ती है प्रगतिशील कर प्रणाली में। नेक्स्ट, भारत में योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या है? भारत में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का मुख्य कार्य है पंचवर्षीय योजनाएं बनाना और उसे लागू करना। वर्ष 1950 से 51 में भारत का जीडीपी का उद्योग का हिस्सा कितना था? तो उद्योग का हिस्सा जीडीपी 1951 में था 13%। भूमि सुधार किन राज्यों में सफल रहे? भूमि सुधार केरल और पश्चिम बंगाल दोनों में सफल रहे। सेबी ने इनसाइडर ट्रेनिंग विनियम की स्थापना कब की? सेबी ने इनसाइडर ट्रेनिंग विनियम की स्थापना कब की? 1992 में। पूंजीगत वस्तु उद्योग क्या है? पूंजीगत वस्तु उद्योग है मशीन व औजार बनाने वाला उद्योग। आयात निर्यात पर लगाया जाने वाला कर कौन सा है? तो ये है सीमा शुल्क। मॉस्पी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट कौन सी होती है? मॉस्पी द्वारा प्रकाशित आर्थिक श्रम बाल सर्वेक्षण। भारत सरकार ने पहली बार चाइल्ड बजटिंग कब अपनाई? भारत सरकार ने पहली बार चाइल्ड बजटिंग अपनाई 2001 से 2002। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं बैंक विकास को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं बैंक को विश्व बैंक बोलते हैं। शुल्क उपायों में क्या शामिल है? टैरिफ में, तो टैरिफ में शामिल है निर्यात पर कर और आयात पर कर। अमूल दूध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई? अमूल दूध की जो है वो हुई है गुजरात में। वह घाटा जिसमें केवल चार चालू आय व्यय शामिल है, वह घाटा कौन सा जिसमें चालू आय व्यय शामिल है? तो वो है राजस्व घाटा। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता के भूमि सुधारों का मुख्य उद्देश्य था भूमि स्वामित्व बदलना। किस पंचवर्षीय योजना के बाद सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर कम हुआ? पांचवी पांचवी पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर कम हुआ। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब अपनाई? तो ये अपनाई 1948 में। समाजवादी ढांचे की नींव किस योजना में रखी? समाजवादी ढांचे की नींव रखी थी पहली पंचवर्षीय योजना में समाजवादी। प्रारंभिक योजनाओं के
आंतरिक उन्मुख व्यापार नीति क्या कहलाती है? वो कहलाती है आयात प्रतिस्थापन। सार्वजनिक वस्तुओं के बारे में कौन सा कथन सा है? तो ये लाभ सभी को मिलता है। 10वीं योजना में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे पीवी डॉ डी डी ऑप्शन पीवी नरसिम्हा राव। 10वीं में पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो अध्यक्ष थे। 1991 की विदेश नीति मुद्रा 1991 की विदेश नीति मुद्रा भंडार संकट का कारण 15 दिन के लिए पर्याप्त नहीं था। नेक्स्ट, एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत संसद का कौन सा वक्तव्य प्रस्तुत नहीं किया जाता? तो वह मौद्रिक नीति वक्तव्य है। भारत में 1991 के भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट को हल करने के लिए कौन सा कदम उठाया? तो ये विदेशी मुद्राओं के मुकाबले रुपये का अवमूल्यन करना। विदेशी मुद्राओं के मुकाबले रुपये का अवमूल्यन करना। 1991 में भारत के पास इतना विदेशी भंडार नहीं था कि वह हफ्ते तक भी आयात का भुगतान कर सके। इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने रुपये का अवमूल्यन डिवैल्यूएशन किया, जिससे भारतीय निराश सस्ते हुए, विदेशी मुद्रा अर्जित करना आसान हुआ, भुगतान संतुलन में सुधार आया। क्वेश्चन नंबर 32, सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर किए जाने वाला ब्याज भुगतान किसका हिस्सा होता है? सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर किया गया जाने वाला ब्याज भुगतान किसका हिस्सा होता है? तो वो होता है राजस्व व्यय का। सरकार द्वारा ऋण पर दिया गया ब्याज किसी नई संपत्ति का निर्माण नहीं करता, वह केवल पहले से लिए हुए ऋण का भुगतान होता है। इसलिए यह माना जाता है, रहस्य माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पीएसयू का विनिवेश कहा जाता है? तो वो है पीएसयू के शेयरों की बिक्री। सरकार की हिस्सेदारी को कम करना। जब सरकार पीएसयू के शेयर बेचती है तो सरकारी नियंत्रण कम होता है, जबकि निजी भागीदारी बढ़ती है। इसलिए शेयरों को बिक्री का विनिवेश कहा जाता है। भारत के 1991 के आर्थिक संकट का मुख्य कारण क्या था? तो ये विदेशी ऋण चुकाने में असमर्थता थी। सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में नॉन राइवलरस का क्या अर्थ है? तो वो है एक व्यक्ति का उपयोग दूसरे के उपयोग को प्रभावित नहीं करता। सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषता होती है सभी लोग एक साथ उपयोग कर सकते हैं, किसी का उपयोग एक दूसरे का उपयोग कम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 36, यदि सकल मूल्यवर्धन ग्रोस वैल्यू एडिड से घटाया जाए तो निवल मूल्यवर्धन प्राप्त होता है। मूल्यह्रास का अर्थ है मशीनों और पूंजियों का घिसना पिटना। मूल्यह्रास जो मशीनों को मतलब निवल मूल्यवर्धन होता है सकल मूल्यवर्धन माइनस मूल्यह्रास। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना था? तो ये था 943 प्रति व्यक्ति, 943 थे 1000 पे। करों में कटौती और बजट करों में कटौती और बजट घाटा चलाने से संबंधित पारंपरिक धारणा क्या है? तो यह उपभोक्ता अधिक खर्च करते हैं। जब कम कर होते हैं तो लोगों के पास अधिक पैसा बचता है, तो वे खपत बढ़ते हैं, जिससे मांग बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में एलईआरएमएस नामक दोहरी विनिमय दर प्रणाली कब शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी 1992 अक्टूबर में। एलईआरएमएस का फुल फॉर्म है लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। यह प्रणाली विदेशी मुद्रा बाजार को उदार बनाने के लिए लाई गई थी 1992 में। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र प्रकृति से सीधे कच्चे माल का निष्कर्षण संबंधित करता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, खनन, मत्स्य पालन जैसी गतिविधियां आती है। नेक्स्ट, भारत में सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना सामाजिक इकोनॉमिक एंड आर्थिक विकास सर्टिफिकास जो सेंसस है 2011 में, ये किस बेस पे की थी? ये गई थी मनरेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, दोनों सही है। बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय में शामिल होता है? सरकारी कर्मचारी का वेतन, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन, तो सी दोनों शामिल होते हैं, जिसे कोई नई संपत्ति नहीं बनती। उत्पादन प्रक्रिया में टूट फूट वियर एंड टियर के संदर्भ में प्रतिस्थापन निवेश किसके बराबर होता है? तो वो पूंजी का मूल्यह्रास। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य नहीं था? तो ये विदेशी सहायता पर निर्भर भारत की योजनाओं का उद्देश्य है आत्मनिर्भरता, सम्मान, विकास, तकनीकी प्रगति। विदेश सहायता पर निर्भरता कभी लक्ष्य नहीं रहा।
राजस्व प्राप्तियों के अनुमान में किस विधेयक पर कर प्रस्ताव शामिल होते हैं? तो वित्त विधेयक। जब सरकार व्यय बढ़ाती है या घटाती है तो कीमतें क्यों बढ़ती है? जब सरकार व्यय बढ़ाती है या कर घटाती है तो कीमतें क्यों बढ़ती है? तो ये कंपनियों में मौजूदा कीमतों पर मांग पूरी नहीं कर पाती। विस्तृत व्याख्या। सरकारी खर्च बढ़ने या घटने से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है, मांग बढ़ जाती है, लेकिन आपूर्ति तुरंत नहीं बढ़ पाती, जिससे कीमतें बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 47। मूंगफली से तेल निकालना अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में उदाहरण है? मूंगफली से तेल निकालना जो है द्वितीय क्षेत्र में आता है। कच्चे माल को प्रसंस्करण करके तेल बनाना द्वितीय क्षेत्र में आता है। एफआरबीएम अधिनियम 2003 के अनुसार हर वर्ष राजस्व घाटे जीडीपी कितना प्रतिशत घटता है? घटाना आवश्यक है। तो इसका ऐसा होता है 0.5%। एफआरबीएम अधिनियम का उद्देश्य राजकोषीय अनुशासन घाटे का नियंत्रण, इसलिए हर साल 0 पॉइंट कम करना किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49। 1962 के चीनी आक्रमण जैसी अप्रत्याशित घटनाओं के कारण कौन कौन सी पंचवर्षीय असफल रही? तो ये है दूसरी पंचवर्षीय, दूसरी पांचवी दूसरी पंचवर्षीय योजना आर्थिक, जिसे युद्ध अपने लक्ष्य पर पूरे नहीं कर पाए। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 50। केंद्र और राज्य के अनेक करों को मिलाकर किस कर ने सम्मानित किया? तो ये है जीएसटी। जीएसटी उत्पाद शुल्क, सेवा शुल्क, वैट जैसे कई करों को मिलाकर एक बनने गया। पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ? पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ। पहाड़ी क्षेत्र का 8वीं पंचवर्षीय योजना, पहाड़ी 8वीं पंचवर्षीय योजना। सरकारी बजट के बारे में कौन सा कथन सही है? सब्सिडी जन कल्याण बढ़ाने का साधन है, रक्षा व्यय प्रतिबद्ध व्यय है। तो इसका है उत्तर केवल एक। सब्सिडी जन कल्याण के लिए दी जाती है, लेकिन रक्षा व्यय को प्रशिक्षण के लिए प्रतिबद्ध व्यय नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 53। निम्न में से कौन सी रिपोर्ट आरबीआई द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़े की पुस्तक। दो, केवल एक वित्तीय रिपोर्ट ही पेश की जाती है। एफआरबीएम अधिनियम 2003 के अनुसार सरकार ने राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत सीमित रखना चाहिए? तो 3%। बजट में वेतन, पेंशन और रक्षा सेवा किसके अंतर्गत आती है? तो ये राजस्व व्यय में आती है। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के विनिवेश से क्या होता है? सरकारी वित्तीय संपत्तियों में कमी। भारत योजना के शिल्पकार, आर्किटेक्ट ऑफ प्लानिंग कौन थे? भारतीय योजना के शिल्पकार ये थे पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। आय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? व्यक्तिगत आय वह आय है जो परिवार तक पहुंचती है। राष्ट्रीय आय जो निजी और सार्वजनिक आय से बनती है। तो केवल एक सही है। चौथी पंचवर्षीय के दौरान योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो थे इंदिरा गांधी। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो अध्यक्ष थे वे थे इंदिरा गांधी। यदि सरकार लगातार वर्ष चौथी के लिए इंदिरा गांधी, यदि सरकार लगातार वर्ष दर उधार लेती रही तो स्थिति क्या उत्पन्न होगी? मौद्रिक नीति। तो ये होगा ऋण का संचय। लगातार उधार लेने से सरकार पर ब्याज का बोझ बढ़ता है, भविष्य की वित्तीय स्थिरता प्रभावित होती है। भारत की जनगणना वृद्धि की स्थिर या जड़ किस अवधि के कहा जाता है? उसको कहा जाता है 1901 से 1981, 1921। इस अवधि में जन्म और मृत्यु दर दोनों अधिक थी, इसलिए इसे जनसंख्या वृद्धि बहुत कम रही। कर सुधार समिति 1991 का अध्यक्ष कौन थे? राजा जे चलैया। कर सुधार राजा जे चलैया थे। राजा जे चलैया भारत के आधुनिक कर सुधार को जनक माना जाता है। भारत की जनगणना किस जनगणना अधिनियम के अंतर्गत आती है? तो ये आती है 1948। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय नहीं है? तो सब्सिडी पूंजीगत व्यय नहीं है। सब्सिडी से कोई नई संपत्ति नहीं बनती, इसलिए यह राजस्व व्यय नहीं है। औद्योगिक प्रस्ताव 1956 में उद्योग को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? 3 श्रेणियों में। दशकों की स्थिरता जनसंख्या वृद्धि को दशकों की दशकों की स्थिरता जनसंख्या वृद्धि को काल को कहा जाता है 1921 से 1951। पूंजीगत व्यय के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? यह भौतिक या वित्तीय संपत्ति नहीं बनाता, मशीनों की खरीद पूंजीगत व्यय है। तो केवल बी। 1991 के बाद सुधार नीति में विदेशी बैंकों में विनिवेश सीमा लगभग कितनी की गई? तो 34%। जीएसटी से पहले केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर कौन सा था? तो वो था
मनोरंजन कर केवल एक, प्रवेश कर कोई नहीं था। निम्नलिखित में से मध्यवर्ती इंटरमीडिएट गुड कौन सी है? तो वो है बर्तन बनाने का प्रयुक्त तांबा। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। करवे समिति का गठन कब किया गया? तो 1953 में। कारक लागत फैक्टर कॉस्ट में क्या शामिल होता है? तो उत्पादन के कारकों का भुगतान। किसी कंपनी द्वारा आंतरिक सेवाओं को बाहरी स्रोत में लेना क्या कहलाता है? आउटसोर्सिंग। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1997 में। व्यक्तिगत परियोजना आय किससे संबंधित है? परिवार से। राउरकेला इस्पात संयंत्र की कब हुई? 1959 में। प्राथमिक क्षेत्र को बच्चे माल की वस्तुओं में बदलना किस क्षेत्र की गतिविधि है? द्वितीय। 1997 की लघु उद्योग समिति रिपोर्ट किस उदाहरण के आधार पर बनी? के एल रेखी। सेबी अंडरराइटर्स के लिए नियम कब जारी किए? 1993 में। 1990 से 91 तक भारत की सकल जीडीपी कितना प्रतिशत थी? 10%। आठवां योजना से पहले किन दो वर्षों की योजना कहा जाता है? 1969 से 70। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासन का पर्सपेक्टर नहीं है? तो ये बेहतर नौकरी के अवसर। औद्योगिक नीति वक्तव्य 1977 का फोकस क्या था? सी एक और दो दोनों। उद्योग का विकेंद्रीकरण, लघु उद्योग को प्राथमिकता। भारत में वास्तविक नियोजन किस योजना से शुरू हुआ? दूसरी। 1991 में रुपये का कुल अवमूल्यन लगभग कितना था? 28%। बारहवीं पंचवर्षीय योजना किस विकास का लक्ष्य क्या था? 8%। तीसरी पंचवर्षीय योजना का वह ध्यान के कारण क्या थे? सी एक और दो दोनों। भारत पाक युद्ध और लगातार सूखा। विश्व वैश्विक वित्तीय संकट के समय कौन सी योजना शुरू की गई? तीसरी। नई आर्थिक नीति 1991 उदारीकरण का उद्देश्य क्या है? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को खोलना। योजना आयोग के गठन के समय इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आठवीं योजना का शुभारंभ किस मुख्य मुद्दे क्या थे? भुगतान संतुलन संकट, बढ़ता ऋण का बोझ। 1969 में कौन सी पंचवर्षीय सुनी हुई? चौथी। भारत में 1991 में किस प्रकार की आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा? बाहरी ऋण का। भारत में पेपर टैक्स किसे कहा जाता है? संपत्ति कर को। जेंडर बजट का वह भाग जिसमें महिलाओं को हेतु 30% से कम है, तो वो है भाग सी। भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कब स्थापित किया? 1984। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई? समाप्त हुई 1961 में। बैंक लिंक लोकपाल योजना का पहली बार कब शुरू हुई? 1996 में। सरकारी विभागों के सामान्य संचालन पर होने वाले व्यय को क्या कहते हैं? राजस्व व्यय। दूसरी पंचायत योजना किसके विचारों पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस। ऋण और सरकारी संपत्ति बिक्री से प्राप्त धन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ऋण देनदारी बनता है, संपत्ति बिक्री नहीं। कम विदेशी मुद्रा भंडार भारत के लिए गंभीर समस्या क्यों है? आवश्यक आयात की भुगतान कठिन हो जाता है। तो ये थे हमारे इकोनॉमिक्स के एडिबिलिटी के क्वेश्चन। मिलते हैं आपको बाद में।